हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब हट्टे कट्टे होंगे यार। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। बट क्या होता है, कई बार कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ता है, और उस टेम्परेचर पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं कैटेलिसिस या कैटेलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, एक कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। असल में ये कैटलिस्ट एक अच्छे इंसान के जैसा होता है, चुपचाप आता है, अच्छा काम करता है और निकल जाता है। तो क्या होता है, इस कैटलिस्ट को हम रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं वो बनाता है, और बाद में कंपाउंड में ये जितना मास और कंपोजिशन लेके आया था उतना ही अलग हो जाता है, साइड हो जाता है। समझ में आई इतनी बात। तो असल में क्या होता है, ये लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले जो रिएक्शन हो रही थी उसमें जो इंटरमीडिएट था वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला था, बट अब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बन रहा है, वो लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला है। तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। देखो, एक हाइपोथेटिकल मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मैकेनिज्म देखो, ए प्लस बी ये है, इज इक्वल टू ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनाया, ये हल्के हल्के बॉन्ड बन रहा है, और फिर ये ए बी बना देता है। ठीक है, इसको लगता है ज़्यादा टाइम। अब क्या होता है, हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सी ये क्या है, कैटलिस्ट है। इसने बनाया ये इंटरमीडिएट, ठीक, और ये बना ए बी प्लस सी। तो ये चुपचाप साइड बाहर आ गया। समझ में आया। इस इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई है और इसकी लो है। अब देखो ग्राफ में, देखो ये ग्राफ मैंने पहले भी पढ़ाया है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, ये एनर्जी है इधर, ठीक। तो रिएक्शन की डिफरेंट स्टेजेस पे जो एनर्जी का ग्राफ है वो ये है। समझ में आया। और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की या इंटरमीडिएट की। तो रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो देखो इनिशियल में, मतलब पहले जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी उसका ग्राफ ये है, बट जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये ग्राफ यूँ आ जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक। तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अब रिएक्शन को होने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे उन पे कैटलिस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है जो टेम्परेचर और प्रेशर ही देते हैं। सेकेंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस जल्दी एक्वायर हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। और इससे क्या समझ में आता है कि जो कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही एक्सटेंट से कर सकता है। समझ में आया। तो चलो ठीक है, थैंक यू।